है, इन्हीं को समझना है, व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग स्टडी है। इसको धीरे धीरे जब आप समझोगे तो समझ आना शुरू होगा। अब जो कॉमनली क्वेश्चन आते हैं इन्वेस्टर के माइंड में, वो क्वेश्चन ये आते हैं कि भाई हम किस कंपनी के शेयर खरीदें। अब कंपनी में भी सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं हमारी इकोनॉमी में। जैसे आप देखोगे कि सेक्टर किस में एंटर करें हम, फिर उस सेक्टर की किस कंपनी में। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ऑटो इंडस्ट्री, तो मारुति, बजाज, हीरो, दुनिया भर की कंपनी भरी हुई हैं। फिर उस कंपनी को चूज कर लिया तो उस क्या ये राइट टाइम है बाय करने का, या कैसे उस कंपनी को एनालाइज करें, ये कॉमन क्वेश्चंस इन्वेस्टर के माइंड में रहते हैं, जिसके कारण लॉस होते हैं। अब देखो हमारी इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, कंज्यूमर, फाइनेंशियल, आईटी, ये सब आप देख पा रहे हो। अब मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर लूँ तो मारुति, बजाज, हीरो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, दुनिया भर की कंपनियां हैं यहाँ पर। सीमेंट की बहुत सारी कंपनी आपने सुनी, कंज्यूमर गुड्स की आपने कंपनी सुनी, बैंकिंग में आपने सुना आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसमें यस बैंक भी है। अब किसी को पता था कि यस बैंक में इतना कुछ हो जाएगा? बैंक तो सारे थे। बट प्रॉब्लम तो यहीं आती है कि अगर इन्वेस्टर को ये सुनने को मिल गया कि आगे बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ है, हमें सबको नज़र आ रहा है डिजिटल मनी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी का टाइम आ रहा है, बैंकों में पैसा ज़्यादा आएगा, बैंकों के शेयर तेज होंगे, बट मैं किस बैंक के शेयर लूँ? प्रॉब्लम यही है। उसको एनालाइज कैसे करूं? आपने पीछे होटल इंडस्ट्री देखी, कोविड के कारण बहुत ज़्यादा डाउन रही, बट कोविड से पहले सीसीडी का आपने फॉल देखा होगा, कॉफ़ी कैफ़े डे का, तब तो बहुत अच्छी चल रही थी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा था, बट कुछ कंपनियां तब भी डाउनफॉल में आ जाती हैं। रियल स्टेट सेक्टर 2010 से लेकर 20 तक ग्रो ही नहीं कर पाया। डीएलएफ का पब्लिक इशू 2008 में जिस प्राइस पर आया था वो प्राइस भी आज तक नहीं आ पाया, जबकि हम कहते हैं प्रॉपर्टी तो इतनी तेज हो गई। डीएलएफ बहुत बढ़िया कंपनी है, बट हम उस कंपनी को एनालाइज कैसे करें? उस कंपनी में क्या ऐसा छुपा है जो शेयर प्राइस को बढ़ने नहीं दे रहा? अब शेयर प्राइस किससे बढ़ेगा? डिमांड से बढ़ेगा। डिमांड किससे आएगी? बायर से आएगी। बायर क्यों आएगा? बायर तब आएगा जब उसको कंपनी के फ्यूचर में अच्छा लग रहा होगा। पीछे तो जो हो चुका, इन्वेस्टर गलती कहाँ कर देता है? अपना पीछे का टाइम कंपनी का देखता है वो, कि पहले कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी, बट वो करंट टाइम सिनेरियो को एनालाइज नहीं कर पाता। यहीं पर मार खा जाता है वो। और वो फ्यूचर के लिए अगर थोड़ा टाइम कंपनी अच्छी चली भी तो उस पर ट्रैक नहीं रख पाता कि वो कंपनी सही परफॉर्म कर रही है जैसे मैंने सोचा था या नहीं कर रही। अब आप देखो कि इन सारी चीज़ों को जब एनालाइज करना है तो सबसे ज़्यादा कंपनी में आता है कंपनी के प्रमोटर कौन है, प्रमोटर के कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, रिजर्व्स क्या हैं, कंपनी के लोन्स क्या हैं। सबसे बड़ा पार्ट कंपनी की बैलेंस शीट पर होता है डेट। लोन हर कंपनी ने ले रखा है, रिलायंस ने भी ले रखा होगा, हो सकता है टीसीएस ने भी ले रखा हो। आई थिंक ये डेट फ्री कंपनियां हैं, बट बड़ी से बड़ा बिजनेसमैन भी लोन लेता है। लोन लेना बुरा बात नहीं है, बट लोन रीपेमेंट की कैपेसिटी है या नहीं कंपनी में, हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते। हमने ये देख लिया जस्ट डायल बहुत सक्सेसफुल वेंचर चल रहा है, बट या सॉरी पीछे जो आपका आया था पेटीएम, पेटीएम बहुत बढ़िया वेंचर चल रहा था, बट लॉसेस हुए। रीज़न क्यों? हैवी प्रीमियम था। उस टाइम पर इन्वेस्टर सिर्फ आंख मीच कर नाम सुन के पैसा लगा देता है। नाम अंबानीज, बिड़लास, महिंद्रास बहुत बढ़िया हैं, टाटास, बट क्या इनकी सारी कंपनियां चल रही हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। अब गलती कहाँ होती है कि हम कंपनी को प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाते, उस पर ट्रैक नहीं रख पाते, किसी के कहने पर सुन लिया। अभी आगे मैं इन बातों को दोबारा लेकर आऊँगा। तो अब सबसे बड़ा हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है जो आम लेमैन इन्वेस्टर की भाषा में या उसके दिमाग में चलता है, सेल और बाय। मैं बेचूं कब, बाय कब करूं? खरीद लिया तो बेचूं कब? अब अगर कोई शेयर हमने 100 का ले लिया, 120 हो गया, हमने सेल कर दिया जी, 20% रिटर्न आ गई। 2 महीने बाद देखते हैं वो 150 हो गया, बहुत पछताते हैं क्या कर दिया हमने ये। फिर हम अगली बार जो शेयर खरीदते हैं वो 100 वाला 120 को हम अब नहीं बेचेंगे, हम तो 150 में बेचेंगे, पिछले हमसे गलती हुई थी। और होता क्या है, वो शेयर 130-40 तक जाता है और वापस आना शुरू हो जाता है। अब वो जब वापस 100 तक आता है, हमें लगता है हम तो वहीं के वहीं आ गए। 100 से नीचे आता है,
हम और लेना शुरू कर देते हैं, एवरेज बनाना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो 100 में लिया था, अगर 90-80 आ गया, 100 और शेयर ले लेते हैं तो हम एवरेज आउट कर लेंगे। बट हम ये नहीं देखते कि वो 150 वाला प्राइस 80-90 क्यों आया। अगर कोई चीज़ सस्ती हो रही है तो क्यों हुई है? पहली बात तो कोई भी शेयर अगर गिर रहा है मार्केट सेंटीमेंट्स के कारण गिर रहा है, इकोनॉमी डाउन है, वर्ल्ड सिनेरियो गड़बड़ है, क्योंकि कई सारे फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में प्राइसेस को। वर्ल्ड इकोनॉमी भी इम्पैक्ट कर रही है, इंडियन इकोनॉमी भी इम्पैक्ट कर रही है, कंपनी का अपना इकोनॉमी भी इम्पैक्ट कर रही है, इन्वेस्टर की डिमांड एंड सप्लाई भी कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई भी इफेक्ट कर रही है। अब हमें ये देखना होता है कि वो प्राइस नीचे आया है तो क्यों आया है। अब हम 100 वाली चीज़ 80-90 में नहीं बेच पाते, वो धीरे धीरे नीचे आता है, हम एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेन जो बुल एंड बियर है ना, वो हमारे यहाँ दिमाग में बैठे हैं ग्रीड एंड फियर। ग्रीड एंड फियर है कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो लालच आता है, गिर रहा है तो फियर आता है। अब कई बार क्या होता है, 100 वाला शेयर 50-60 आ गया, हम घबरा कर बेच देते हैं और वहीं से शेयर वापस चलना शुरू हो जाता है। कई सारे इन्वेस्टर्स की ये बात है कि मैं जहां बेचता हूं वहीं से शेयर चल पड़ता है सर। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट आती है। मे भी आप लोगों ने शायद कभी सफ़र किया हो इस बात को या एक्सपीरियंस किया हो। ये होता है। क्यों होता है अब समझो। ये गेम है स्मार्ट लोगों की। लाखों करोड़ों इन्वेस्टर यहाँ पर डील कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े लेवल, पढ़े लिखे से अनपढ़, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, सुपर रिच क्लास, इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर, सब यहाँ पर डील कर रहे हैं और बाय सेल हो रहा है। अब यहाँ पर प्राइस गिरना और तेज होना, तो कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर भी होंगे, कुछ लेमैन भी होंगे, कुछ पैनिक वाले भी होंगे, कुछ सिर्फ सट्टेबाज ही होंगे। और अगर आप किसी भी चीज़ को बिना स्टडी किए ले रहे हो तो वो स्पेकुलेशन है कि जी वो ठीक होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। बट आप कमाओगे कब? कमाने का एक सबसे बड़ा रूल है बाय एट लो, सेल एट हाई। आप सस्ता खरीदोगे, महंगा बेचोगे, तभी तो गाड़ी चलेगी। अब इन्वेस्टर आम कहाँ फंसता है? जब मार्केट डाउन आ रही होती है तब मीडिया में माहौल, ओवरऑल माहौल क्या बना होता है? भैया वर्ल्ड इकॉनमी वॉर चल रहा है, कहीं पर वर्ल्ड इकॉनमी डाउन हो रही है, इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है, कोविड आ गया, मार्केट डाउन 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 डाउन। वहाँ पर आम इन्वेस्टर घबरा कर सेल करता है, वो बाय करने की हिम्मत नहीं करता, या उसको लगता है और नीचे आ जाए, और नीचे आए मैं बाय करूँगा। स्मार्ट इन्वेस्टर वेट कर रहा होता है कि मार्केट में मंदी आने दो, मंदी इज़ अ वेलकम मोड, कि हम वहाँ पर खरीदेंगे। हमारा एंट्री का टाइम तेजी में की बजाय मंदी में होना चाहिए। अब जब आप मंदी में खरीदोगे तो तेजी में बेचोगे। अब मान लो एक इन्वेस्टर ने, मार्केट डाउन थी, मंदी में शेयर खरीद लिए, 50 वाले 100 हो गए, वो 4 लोगों को बताएगा। जब वो 50 में ले रहा था तो वो 4 लोग शायद उसको रोक रहे होते हैं कि क्या कर रहा है, मार्केट तो बेकार है, क्या हाल है, क्योंकि सब जजमेंटल और सब अपने आप में एक एनालिस्ट बन जाते हैं उस टाइम पर। वो अच्छे बड़े लोग भी दूसरों को समझाने लग जाते हैं कुछ नहीं रखा मार्केट में, इकॉनमी डाउन, क्योंकि वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन माइंड में ले लेते हैं कि उनका सेल्फ एनालिसिस वहीं रुक जाता है। वो मीडिया में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, सब जगह सुन रहे हैं बैड बैड बैड, कहीं वॉर हो रही है, कहीं इकॉनमी है, कहीं महामारी फैल रही है, तो उसकी बाय करने की हिम्मत ही नहीं होगी। वो कहेगा ये टाइम तो बाय करने का है ही नहीं। बट आप ये देखो कि जब प्राइस गिर रहे हैं, डाउन पर खरीदोगे तभी तो महंगा बेचोगे। अब एक इन्वेस्टर ने 4 लोगों को बताया, देख भाई मैंने 50 वाली चीज़ 100 की बेची। अब वो 4 लोग 100 रुपये में घुसेंगे, वो लेट एंट्री करते हैं। आम इन्वेस्टर, न्यू इन्वेस्टर, हमेशा उसकी एंट्री कब होती है? हायर लेवल्स पर। अब वो जब शेयर्स खरीदने आएगा उस टाइम पर माहौल बहुत अच्छा हो रहा होता है, रोज़ न्यूज़ में आ रहा होता है निफ्टी इतना बड़ा, सेंसेक्स इतना बड़ा, इतने लाख करोड़ की वैल्यू बढ़ गई इन्वेस्टर्स की। साथ में आपके 4 लोग बता रहे हैं देख मैंने यहाँ पैसा लगाया था, इतना हो गया, ये शेयर खरीदा था, इतना हो गया। तो अब वो आदमी इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, वो कहता है मैं भी घुस जाऊँ अब इस रेल में। बट उस रेल में आप ये सोचो बेचने कौन आ रहा है? जब आप महंगे रेटों पर हाई मार्केट में खरीदने जा रहे हो
तो सेलर कौन है वहां पर? सेल वो आदमी करने आ रहा है जिसने नीचे खरीदा था, वो स्मार्ट इन्वेस्टर है। वो स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो बाय एट सेल लो करेगा, सेल एट हाई करेगा। वो वेट कर रहा था आप नए लोगों के आने की, और नए लोग तेजी में सबसे ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलते हैं, सबसे ज़्यादा कॉल्स आती हैं, सबसे ज़्यादा ऑफर्स आती हैं, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आती है उस टाइम पर, और लोग एंटर करते हैं, और सबसे ज़्यादा न्यू इन्वेस्टर ही एंटर करता है, और न्यू इन्वेस्टर के हाथ में ही वो शेयर दिए जाते हैं। आप ये समझो, वो शेयर्स पहले से बन नहीं रहे रोज़ रोज़, एक हाथ से दूसरे हाथ में ही शेयर्स जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको फ्लैट का एग्जांपल दिया था, 1000 फ्लैट की सोसाइटी बनी, तो एक सोसाइटी अगर 10, 20, 50 साल पहले बनी थी तो फ्लैट रोज नहीं बन रहे, वो एक आदमी ले रहा है, दूसरा बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, एक बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, इस तरह से गाड़ी चल रही है। ऐसे ही शेयर्स के हैंड चेंज हो रहे हैं। अब लोअर प्राइस पर जिसने खरीदा वो हायर प्राइस पर बेचेगा, और हायर प्राइस पर वो इन्वेस्टर आएगा जो एक्साइटमेंट में आ रहा है, वो वैल्यूएशंस को चेक नहीं कर रहा कि क्या ये वैल्यूएशन राइट हैं। वो ये देख रहा है कि मेरे मामा ने ये कमा लिया, मेरे दोस्त ने ये कमा लिया, मेरे फूफा ने ये कमा लिया, मेरे कुलीग ने ये कमा लिया, तो मैं भी घुस जाऊं। बट वो सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए सेबी की तरफ से, एमसीए की तरफ से बार बार एडवर्टीजमेंट आती है कि आप इस तरह की कॉल्स में मत फंसो, अपने वाइज डिसीजंस लो। राइट डिसीजंस तभी होंगे जब आप एनालाइज करोगे कुछ। अब एनालाइज वर्ड मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एनालाइज क्या है? एनालिसिस कंपनी का 2 पार्ट में होता है, बड़ा बेसिक है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अब ये इसका इतना लंबा एरिया है, इसको ख़त्म करने में भी घंटों लग जाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस है, मतलब आप कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक कर रहे हो। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है? कंपनी की बैलेंस शीट से आपको पता चलेगा, P&L से पता चलेगा, या और फाइनेंशियल पैरामीटर्स को आप स्टडी करोगे। तो स्टडी ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ अ कंपनी इकोनॉमी इज अ फंडामेंटल एनालिसिस। आपको इकोनॉमी का भी एनालिसिस करना है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी है, और उस इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, और उस सेक्टर में वो कंपनी कैसी चल रही है। अब फॉर एग्जांपल, आप एक सेक्टर लो, रियल स्टेट सेक्टर हमें तो बहुत ल्यूक्रेटिव लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा था, बट मैंने आपको बताया 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, डीएलएफ ने जिस प्राइस पर इशू दिया था उस प्राइस पर ही नहीं आ पाया, कंपनी चाहे प्रॉफिट में चल रही होगी। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर का मैंने एग्जांपल दिया, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, बट यस बैंक ने क्या किया, फाइनेंशियल सेक्टर में दीवान हाउसिंग ने किया क्या, कई सारी ऐसे अपने एग्जाम्पल सुने होंगे कि वो सेक्टर तो बहुत ग्रो कर रहा है, बट साथ में वो कंपनी नहीं चल पा रही। तो एनालिसिस में आपको इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, उस कंपनी का सेक्टर, और उस सेक्टर ठीक होने से भी काम नहीं चलेगा, उस सेक्टर की कंपनी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, हमें उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस कंपनी को एनालाइज कर पाए तभी हम डू एंड डोंट्स को समझ पाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, टेलीकॉम सेक्टर प्री कोविड से पहले एक फाइटिंग लेवल पर था, बट कोविड के टाइम पर टेलीकॉम सेक्टर ग्रो हुआ क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज लोगों ने बहुत ली। भारती एयरटेल, जियो 2 लीडर हैं, बट आपने आइडिया भी सुना होगा, वोडाफोन भी सुना होगा। वोडाफोन इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, बट आइडिया लिस्टेड कंपनी है, बट आप देख रहे हो कि आइडिया हैवी लॉसेस में है। MTNL हैवी लॉसेस में है। अब आइडिया मर्ज हो गया वोडाफोन से, तो आइडिया वोडाफोन नाम हो गया कंपनी का। तो मेरे पास कई बार ये सुनने में आता है, सर हमने वोडाफोन के शेयर ले रखे हैं। मैंने कहा वोडाफोन कब से लिस्ट हो गया? वोडाफोन इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, वो इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है। आइडिया का वोडाफोन के साथ मर्जर हुआ है, तो आइडिया वाला पार्ट वहाँ पर लिस्टेड है और लोग वो समझ के खरीदे जा रहे हैं। ये है लैक ऑफ एजुकेशन। अब सेक्टर टेलीकॉम बहुत बढ़िया चल रहा है, जियो नंबर 1 चल रहा है, रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी ही सारी उससे है, भारती एयरटेल बहुत बढ़िया चल रहा है, बट आइडिया नहीं चल पा रहा। ऐसे ही आपको बैंकिंग सेक्टर का मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारी सेक्टर हैं जिसमें वो सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, बट कंपनी सारी जरूरी नहीं है अच्छी चल रही हो। तो आपको वो राइट कंपनी चूज करने का भी एक अपने अंदर कैलिबर लाना है, वो फंडामेंटल एनालिसिस देगा आपको। सेकंड, फंडामेंटल एनालिसिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस।
कंपनी की बैलेंस शीट साल बाद स्टडी करोगे या लिस्टेड कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं हर 3 महीने बाद, बट 3 महीने में जो हो चुका है आप उसके बाद पता चलेगा आपको। फंडामेंटल एनालिसिस आपकी पास्ट थ्योरी को बताता है, जिससे आप फ्यूचर को गेस कर पाते हो कि कंपनी के क्या प्रोडक्ट हैं, क्या डिमांड